तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी नई वीडियो। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है द सूट्स। स्टोरी की शुरुआत में आपको देखने को मिलता है कि एक लॉयर जेल में जाता है किसी से मिलने के लिए और उसके सामने एक लड़का बैठा होता है। अब बात करते हैं कुछ महीने पहले की। कोरिया की एक लॉ फर्म होती है जिसका नाम होता है कांगन हाम। ये कोरिया की वन ऑफ द बेस्ट लॉ फर्म होती है। तो फिर उसमें एक लॉयर होता है जिसका नाम होता है ग्वेनशिक। वो उसकी को फाउंडर से मिलने के लिए जाता है। को फाउंडर का नाम होता है कांग हा यून। तो फिर हा यून ग्वेनशिक से पूछ रही होती है तुम्हारी क्या प्रेडिक्शन है केस को लेकर। ग्वेनशिक बोल रहा होता है मुझे नहीं लगता कि जोशियन ग्रुप और ताइजिन ग्रुप के बीच में जो मर्जर हो रहा है वो पॉसिबल हो पाएगा। फिर हा यून ग्वेनशिक से पूछ रही होती है कि कांगसक कहाँ पर है। ग्वेनशिक उससे बोल रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि कांगसक इस टाइम पर ऑफिस में होगा, क्यों ना उसकी जगह मैं ये केस हैंडल करूं। तो फिर हायुन मना कर देती है। कांगशिक अपने क्लाइंट के साथ होता है तो फिर उसके हाथ में एक कार्ड का डेक होता है। फिर वो क्लाइंट से बोल रहा होता है जब मैं 12 साल का था तो फिर मेरे फादर ने मेरे सामने ये कार्ड का डेक रख दिया था और उन्होंने मुझसे बोला कि तुम में से कोई एक कार्ड सिलेक्ट करो जो कि तुम बनना चाहते हो। कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा चॉइसेस से आते हैं तो फिर तुम्हें कॉशियस रहना है चूज करने में। क्लाइंट कांगशिक से पूछ रहा होता है फिर तुमने क्या किया। तो फिर कांगशिक बोल रहा होता है मैंने अपने फादर से बोल दिया कि मैं किसी के हाथ में फेंके जाने वाला कार्ड नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं एक प्लेयर बनना चाहता हूँ जो कि उन कार्ड से गेम खेले और उसे कंट्रोल करे। इसके बाद कांगशक टेबल पर 4 सेट रखता है कार्ड्स के और वो क्लाइंट से बोल रहा होता है कि आप इनमें से एक कार्ड सेलेक्ट करो। क्लाइंट बोल रहा होता है कि मुझे सबसे लेफ्ट वाले में से फर्स्ट कार्ड चाहिए। जैसे ही कांगशक वो कार्ड चूज करता है तो फिर वो एस होता है। क्लाइंट मुस्कुरा रहा होता है और बोल रहा होता है कि शायद आज रात को तुम जीत नहीं पाओगे। तो फिर कांगशिक बोल रहा होता है कि अभी मैंने कार्ड चूज नहीं किया तो फिर मेरे पास अभी भी चांस है जीतने का। फिर वो क्लाइंट से बोल रहा होता है कि अगर ये बैट मैं जीत गया क्या फिर आप हमारी कांगन हाम फर्म के क्लाइंट बन जाओगे। क्लाइंट उसकी बात मान जाता है और वो बोल रहा होता है कि अगर ये बैट मैं हार गया तो फिर मैं स्कॉलरशिप डोनेट करूंगा तुम्हारी फर्म में। तभी कांगशिक के पास किसी का मैसेज आता है तो फिर वो क्लाइंट से बोल रहा होता है कि अभी हम बैट के बारे में भूल जाते हैं क्योंकि मुझे कहीं जाना है। क्लाइंट बोल रहा होता है क्या तुम डर गए हो जब मैंने बैट लगा लिए तो। इसके बाद कांगचक राइट साइड चूज करता है। जैसे ही वो फर्स्ट कार्ड निकालता है तो फिर वो जोकर होता है और कांगचक जीत जाता है। कांगचक वो जोकर का कार्ड लेकर बोल रहा होता है कि इस कार्ड का कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता और ये कभी भी किसी में भी चेंज हो सकता है। इधर फॉर्म में हायुन से मिलने के लिए एक कंपनी का प्रेसिडेंट आया था जिसका कि मर्जर हो रहा होता है। हायुन उस प्रेसिडेंट को समझाने की कोशिश कर रही होती है बट वो नहीं मान रहा होता और वो हायुन से बोल रहा होता है कि तुम एक बात मत भूलो कि मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ और तुम दूसरे की साइड ले रही हो। वहाँ पर ग्युनशिक भी होता है तो फिर वो प्रेसिडेंट को शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हायुन उसे बाहर भेज देती है। ग्युनशिक ऑफिस के बाहर खड़ा होता है तभी वहाँ पर कांगसेक पहुंच जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि अंदर ऑफिस में क्या चल रहा है। जैसे ही ग्युनशिक कांगसेक को अंदर की सिचुएशन के बारे में समझा रहा होता है तभी कांगसेक उसके हाथ में से फाइल लेता है और चुपचाप ऑफिस के अंदर चला जाता है। ऑफिस के अंदर पहुंचने के बाद हायुन प्रेसिडेंट को बता रही होती है कि ये हमारी फर्म का बेस्ट लॉयर है, उसका नाम है कांगसेक। प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं कि अगर ये तुम्हारी फर्म का बेस्ट लॉयर है तो फिर ये अब तक कहाँ था। कांगसक प्रेसिडेंट से बोल रहा होता है कि जो चीज़ आपको चाहिए जिसके लिए आप ग्रीडी हो वो आपको नहीं मिल पाएगी। प्रेसिडेंट गुस्से में आता है और कांगसक से बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हें फी पे कर रहा हूँ तो भी तुम मेरे अगेंस्ट में बोल रहे हो। कांगसक बोल रहा होता है कि आप मर्जर नहीं बल्कि शिकार कर रहे हो। जब एक शिकारी अपना शिकार करता है तो फिर वो जानवर को रिस्पेक्ट दिखाता है बट आप वो भी नहीं शो कर रहे हो। प्रेसिडेंट पूछ रहा होता है क्या तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो। कांगसक मना करता है और बोल रहा होता है कि आप मुझे फीस देने वाले हो, इसी वजह से मैं सिर्फ आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ। अब प्रेसिडेंट का गुस्सा और भी बढ़ गया होता है और वो कांगसक से बोल रहे होते हैं कि कोरिया में सिर्फ तुम्हारी अकेली फर्म नहीं है और भी कई फर्म्स हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पैसे आराम करने के दे रहा हूँ। तभी कांगसक अपना फोन निकालकर प्रेसिडेंट को दिखा रहा होता है कि हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। प्रेसिडेंट को ये लग रहा होता है कि जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं उनके अकाउंट में ये दूसरी फर्म के प्रेसिडेंट ने करवाए हैं, इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। प्रेसिडेंट के जाने के बाद हायुन कांगसक से पूछ रही होती है कि ये पैसे कहाँ से आए हमारे अकाउंट में। कांगसक बोल रहा होता है कि ये पैसे तो कांग्रेसमैन जून ने डोनेट किए हैं स्कॉलरशिप के लिए। हायुन सरप्राइज हो जाती है और वो बोल रही होती है मुझे पता है कि तुम्हारी इंटेंशन अच्छी है पर जो तुम्हारा मेथड है वो बिल्कुल गलत है। कांगसक बोल रहा होता है इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है बट रिजल्ट तो मेरे फेवर में ही आ रहा है। जिस लड़के को आपने शुरुआत में जेल में देखा होता है वो लड़का भी इस टाइम पर एक बार में होता है। उसका नाम होता है गो युनवू। तो फिर युनवू को उस बार में उसके फ्रेंड चूसुन ने आने को बोला होता है। चूसुन युनवू को एक रूम में लेकर जाता है और वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है जो कि पॉलिटिकल लीडर का बेटा होता है। उस लड़के का नाम होता है जुनप्यो। तो फिर जुनप्यो युनवू से बोल रहा होता है मैंने सुना है कि तुम वेड पार्की में काम करते हो, क्या तुम मुझे अपना टैलेंट दिखा सकते हो। तभी युनवू जुनप्यो को उसकी कार के नंबर बता रहा होता है जो कि उसने पिछले 1 महीने में चेंज किए होते हैं। ये सुनते ही जुनप्यो खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है कि तुमने मेरी अटेंशन कैच कर लिया। फिर उसके बाद वो अपने वॉलेट में से 3 नोट निकालता है और उनके ऊपर ग्लास रख देता है। जुनप्यो युनवू से बोल रहा होता है क्यों ना हम एक गेम खेलें, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुमने उसका सही जवाब दिया तो फिर तुम ये नोट अपने साथ ले जा सकते हो, अगर गलत दिया तो फिर तुम्हें ड्रिंक करना पड़ेगा। इसके बाद जुनप्यो 3 क्वेश्चन पूछता है और युनवू उन तीनों का जवाब दे देता है। युनवू तीनों नोट ले लेता है और वो देख रहा होता है कि जो जुनप्यो है वो ड्रिंक्स में ड्रग्स ऐड कर रहा होता है और उसे ड्रिंक कर रहा होता है। इसके बाद युनवू वहाँ से जा रहा होता है। तभी जुनप्यो उसे रोकता है और बोल रहा होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे तो अभी मजा आना स्टार्ट हुआ है। युनवू गुस्से में अपने फ्रेंड चूसोन की ओर देख रहा होता है और बोल रहा होता है मैं तुमसे पहले ही मना किया था कि मुझे इस जगह पे नहीं आना है।
ये बात सुनते ही जुनपे गुस्से में आ जाता है। फिर वो एक जार लेता है और उसमें 2-3 बोतल खाली कर देता है बियर की। एंड में उसमें ड्रग्स ऐड कर देता है। फिर वो युनवो से बोल रहा होता है कि अगर तुमने पूरा जार खत्म कर दिया तो फिर मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। भले ही तुम्हारे पास टैलेंट है कि तुम सारी चीज़ों को याद रख सकते हो, बट तुम वो टैलेंट कहाँ पर यूज़ करोगे? तुम्हें पता होना चाहिए कि इस वर्ल्ड में सबसे स्केरी थिंग है मनी, और वो मेरे पास है। युनवो जार लेता है और उसकी बियर जिन पे वो फैला देता है। फिर वो बोल रहा होता है कि एक डॉग अपने ओनर को बाइट नहीं करता है, बट एक डॉग दूसरे डॉग को बाइट कर सकता है। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद युनवो के पास उसका फ्रेंड चुलसुन आता है और उससे बोल रहा होता है, मुझे लगा था कि ये अच्छा मौका है पैसा कमाने का, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर चुलसुन की गर्लफ्रेंड से ही पहुँच जाती है और वो उन दोनों से पूछ रही होती है, क्या कुछ आज हुआ है, तुम दोनों सेलिब्रेट कर रहे हो? युनवो बोल रहा होता है कुछ भी नहीं हुआ है। तभी चुलसुन के पास जुनपे को कॉल आता है और वो बात करने के लिए वहाँ से दूर चला जाता है। से ही युनवो की तरफ देख रही होती है और वो उससे बोल रही होती है कि तुम काफ़ी स्मार्ट और काइंड हो, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील करती हूँ। युनवो बोल रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसे तुम सोच रही हो मेरे बारे में। फिर चूसन जुनपे से बात कर रहा होता है, तो फिर जुनपे बोल रहा होता है कि वो ड्रग्स खाएं जो कि मैंने तुमसे मंगाए थे। चूसन बोल रहा होता है कि वो ड्रग्स मेरे पास हैं, आपको कल मिल जाएंगे। जुनपे बोल रहा होता है कि मेरी एक कंडीशन है, वो ड्रग्स मुझे जब भी चाहिए जब वो लड़का मुझे डिलीवर करने के लिए आएगा, यानी कि युनवो। कुछ देर बाद युनवो हॉस्पिटल में जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर एडमिट होती है। अगले दिन युनवो घर पर होता है, तो फिर चुनसुन उसके सामने एक बैग रखता है। युनवो पूछ रहा होता है कि इस बैग में क्या है। चुनसुन उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें डिलीवर करना है। युनवो जाने से मना कर देता है, तो फिर चुनसुन बोल रहा होता है, तुम्हें पता है कि हम दोनों को पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत है और तुम्हें तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में एडमिट है। युनवो कुछ भी नहीं बोलता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर कांग एंड हाम लॉ फर्म में क्यूनशिक हायुन के ऑफिस में जाता है और उससे बोल रहा होता है कि पिछले वीक मैंने लगातार 138 घंटे और 57 मिनट काम किया है। पिछले महीने की मेरी सोने की एवरेज है 3 घंटे 43 मिनट 27 सेकंड। अगर आप चाहती तो फिर आप मुझे वो केस हैंडल करने के लिए दे सकती थी। हायुन बोल रही होती है, मुझे पता है कि तुम काफ़ी टैलेंटेड हो और मैंने कभी भी तुम्हारे टैलेंट पे डाउट नहीं किया। मुझे पूछ रहा होता है, फिर आपने मुझे वो केस क्यों नहीं दिया, बल्कि आपने वो केस कांगसेक को दे दिया। तभी वहाँ पर कांगसेक पहुँच जाता है और वो गंगशू से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, क्योंकि मैं दिन में 7 घंटे सोता हूँ और मैं एक हफ्ते में 70 घंटे काम करता हूँ और साथ ही में मैं सबसे क्लीनर और परफेक्ट रिजल्ट जनरेट करता हूँ। गंगशू बोल रहा होता है, तुम काफ़ी अमेजिंग हो, क्योंकि तुम लंच से कुछ मिनट पहले आते हो और डिनर से 1 घंटा पहले चले जाते हो। आयुन उन दोनों से बोल रही होती है कि तुम दोनों को बहस नहीं करनी चाहिए। फिर इसके बाद वो कांगसुक से बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि कल एसोसिएट का इंटरव्यू है? कांगसुक बोल रहा होता है, क्या जरूरी है कि मैं वहाँ पर जाऊँ? वैसे भी सारी एलिट यूनिवर्सिटियाँ तो एक ही होती हैं, कोई भी सिलेक्ट कर लो आप मेरे लिए। आयुन कांगसुक से बोल रही होती है कि तुम भी तो उन्हीं में से एक हो। कांगसुक मना करता है और बोल रहा होता है कि मैं स्पेशल केस हूँ। वैसे ही आप लोग हमेशा प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में से ही लोगों को क्यों हायर करते हो? कांगसुक बोल रहा होता है कि वो सारे एलिट होते हैं। तो फिर कांगसुक मना करता है और बोल रहा होता है, क्या ये ज़रूरी है कि कोई भी अगर अच्छे स्कूल से है तो फिर वही एलिट होगा? यूनशिक हाँ बोलता है। फिर कांगसेक बोल रहा होता है कि मुझे एसोसिएट की जरूरत नहीं है। यूनशिक हंस रहा होता है और वो कांगसेक से बोल रहा होता है कि हम तुम्हारे लिए एसोसिएट सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। आयुन मना करती है और बोल रही होती है, क्या तुमने कभी देखा है कि कोई सीनियर पार्टनर बिना किसी एसोसिएट के हो? कांगसेक सरप्राइज हो जाता है, तो फिर हायुन उसे बता रही होती है कि मैं तुम्हें प्रमोट कर रही हूँ और तुम हमारी फर्म के सीनियर पार्टनर बन गए हो। इस वजह से तुम्हें खुद जाना होगा अपना एसोसिएट सेलेक्ट करने के लिए और तुम्हें कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि तुम हमारे फर्म के सीनियर पार्टनर हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम्हें फर्म से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद कांगसेक अपना नया ऑफिस देखने के लिए जाता है, तो फिर वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी होती है और वो उससे बोल रहा होता है कि मुझे 6 महीने लेट प्रमोशन मिली है। सेक्रेटरी का नाम होता है डाहाम। तो फिर डाहाम कांगसेक से बोल रही होती है, भले तुम्हें खुशी हो रही है बट मुझे खुशी नहीं हो रही, क्योंकि मैं हमेशा काम ही करती रहती हूँ। फिर कांगसेक डाहाम की तरफ देख रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा बोनस इंक्रीज कर रहा हूँ 8% से। डाहाम मना करती है और वो 18% बोलती है। फिर कांगसेक दोबारा परसेंट बढ़ाता है, बट डाहाम उसकी बात नहीं मानती है। फिर कांगसेक बोल रहा होता है कि मुझे तुमसे नफरत है, क्योंकि तुम मेरी टैक्टिक यूज़ करती हो जो कि तुमने मुझसे सीखी है। डाहाम मना कर रही होती है और बोल रही होती है कि अगर मैं तुम्हारी टैक्टिक यूज़ करती तो फिर मैं 20% के लिए बोलती। फिर कांगसेक 18% के लिए मान जाता है। युनवो हॉस्पिटल गया होता है अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए, तो फिर ग्रैंड मदर पूछ रही होती है, अब तुम चुलसुन के साथ तो नहीं घूम रहे हो ना? युनवो मना करता है और बोल रहा होता है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं चुलसुन के साथ नहीं घूमूंगा। ग्रैंड मदर बोलती है कि ये तो अच्छी बात है और तुम्हें पता है कि अगर तुम किसी कोयले को टच करोगे तो फिर तुम्हारा हाथ भी गंदा होगा। कुछ देर बात करने के बाद ग्रैंड मदर उसे वहाँ से भेज रही होती है, तभी युनवो बोल रहा होता है, क्या आप चिंता कर रही हो अपने बिल के बारे में? आप उसकी चिंता मत करो, मैं उसे पे कर दूंगा। ग्रैंड मदर हंसने लग जाती है और बोल रही होती है कि तुम्हारे मुंह से झूठ भी मेरे लिए एक स्वीट की तरह है। युनवो नर्स से माफ़ी मांग रहा होता है, तो फिर नर्स बोल रही होती है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि अपनी ग्रैंड मदर से मांगनी चाहिए। और वैसे भी तुम काफ़ी यंग हो, तो फिर तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और तुम्हें उनका यूज़ करना चाहिए। ये कहकर नर्स वहाँ से चली जाती है। वो सैड हो जाता है और बोल रहा होता है कि भले ही मैं यंग हूँ बट मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है।
इसके बाद वो घर पे पहुंचता है तो फिर वहाँ पर वो चूसुन से बोल रहा होता है कि मैं बैग डिलीवर करने के लिए जाऊँगा। ये सुनते ही चूसुन खुश जाता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें सिर्फ बैग डिलीवर करना है, उससे पैसे लेकर वापस आ जाना है। अगली सुबह युनवो तैयार होता है तो फिर वहाँ पर चूसुन की गर्लफ्रेंड सही होती है और वो उससे बोल रही होती है कि तुम्हारा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, तो फिर तुम्हें ढंग से देना है इंटरव्यू। ऐसा सेही को चूसुन ने बोला होता है तो फिर युनवो उसे सच बताने की कोशिश कर रहा होता है बट वो उसे नहीं बता पाता है। कांगसुक एक होटल में पहुंच जाता है इंटरव्यू लेने के लिए तो फिर वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी डाहम होती है और वो उससे बोल रहा होता है कि पहले तुम्हें सारे एस्टिट्यूट को देखना है, फिर मेरे पास भेजना है उन्हें। कुछ देर बाद युनवो भी होटल में पहुंच जाता है। जैसे ही वो एंटर करता है तो फिर वहाँ पर वो बोर्ड देखता है कांगन हाम के इंटरव्यू का। इसके बाद वो होटल के 8th फ्लोर पर जाता है। वो कॉरिडोर में होता है, रूम ढूंढ रहा होता है। तभी रूम के बाहर उसे दो स्टाफ मेंबर दिखाई देते हैं होटल के और वो उसे काफ़ी सस्पिशियस लग रहे होते हैं। वो उन दोनों स्टाफ मेंबर के पास जाता है और उनकी नेम प्लेट देख रहा होता है। नेम प्लेट को पढ़ने के बाद उसे याद आ रहा होता है कि जब वो लिफ्ट में जा रहा होता है तो फिर उससे पहले उसने दो लोगों की फ़ोटो देखी होती है और उन फोटो पे इन्हीं का नाम होता है और उनको अवार्ड मिला होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का। उसके साइड में एक नोटिस भी होता है कि जो सोना है वो कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। जिन स्टाफ मेंबर को युनवो देख रहा होता है उनकी शक्ल नहीं मिल रही होती उन फोटो से जिनको कि उसने नीचे देखा होता है। फिर वो स्टाफ मेंबर से पूछ रहा होता है कि आज सोना खुला रहेगा। उनमें से एक स्टाफ मेंबर बोलती है कि हाँ सोना खुला रहेगा। तो फिर ये सुनने के बाद युनवो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। युनवो के जाने के बाद जो स्टाफ मेंबर होता है वो दूसरे स्टाफ मेंबर से बोल रहा होता है क्या तुम्हें वो सस्पिशियस नहीं लगा, क्योंकि उसने ब्लैक कलर का कोट पहन रखा है और साथ ही में उसके हाथ में एक ब्रीफ केस है और वो सोना की ओर जा रहा है। युनवो जल्दबाजी में स्टेज से नीचे जा रहा होता है तभी उसके पास जुनपो का कॉल आता है और वो उससे बोल रहा होता है कि तुमने कॉल पिक कर लिया, इसका मतलब तुम अरेस्ट नहीं हुए हो। युनवो गुस्से में पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो तो फिर जुनपो बोल रहा होता है कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बस मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि पैसा कितना स्केरी हो सकता है। मैं तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ जो कि तुम्हारी रिपोर्ट कर रहा है और तुम एक क्रिमिनल जो कि बहुत ही जल्द अरेस्ट होने वाले हो। तभी वहाँ पर वो दोनों स्टाफ मेंबर पहुँच जाते हैं और वो युनवो को रुकने के लिए बोल रहे होते हैं। युनवो उन्हें देखते ही भागना स्टार्ट कर देता है। इधर इंटरव्यू स्टार्ट हो गए होते हैं तो फिर डाहम एक एक करके नाम ले रही होती है। फिर वो एक नाम लेती है ब्योंते हूँ बट वो वहाँ पर नहीं आया होता। फिर वहाँ पर युनू पहुँच जाता है और वो बोल रहा होता है कि मैं ब्योंते योंग हूँ। फिर डाहम अपनी डेस्क पर स्कल्पचर रखते हैं और उससे पूछ रही होती है कि ये क्या है। युनू बोल रहा होता है कि ये कायरोस है और इसे ग्रीक गॉड ऑफ अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। ये सुनते ही डाहम सरप्राइज जाती है और वो कांगशेक को इशारा करती है। फिर कांगशेक उसे अंदर भेजने के लिए बोलता है। डाहम युनवो को वो स्कल्पचर अंदर लेकर भेज देती है। तो फिर कांगशेक उससे पूछ रहा होता है कि तुम मुझे एक्सप्लेन करो। वो बोल रहा होता है कि भले ही ये स्कल्पचर डाइक की तरह लगता है बट वो एक वुमन है, बट ये कायरोस है जो कि मैन है और ये साथ ही में हाफ बार्ड है जिसके बैक पर हेयर नहीं है। इसके फ्रंट में बहुत सारे बाल हैं, इसका मतलब कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है सीज करने के लिए। बैक साइड पर बाल नहीं है, ये लोगों को बताती है कि अगर एक बार अपॉर्चुनिटी चल गई तो फिर आप उसे सीज नहीं कर पाओगे। साथ ही में इसके शोल्डर पर विंग्स भी है जो कि ये शो करती हैं अगर तुम अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं पकड़ोगे तो फिर वो बहुत ही जल्दी चली जाएंगी। अगर कोई प्रीजुडिस होल्ड करेगा तो फिर जो ब्लाइंड फोल्डर स्कल्पचर पे वो एक ट्रैप की तरह भी एक्ट कर सकता है। कांगसुक काफ़ी हैरान होता है। फिर वो युनवो को ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो देख रहा होता है कि जिसके हाथ में ब्रीफ केस है वो आधा ओपन है। फिर वो युनवो को बैठने के लिए बोलता है। जैसे ही युनवो बैठने के लिए जा रहा होता है तभी वो बैग ओपन होता है, उसमें से बहुत सारे वीड्स के पैकेट निकलते हैं। उसी टाइम पर बाहर वो दोनों स्टाफ मेंबर पहुंच जाते हैं और वो डाहम से पूछ होते हैं क्या यहाँ पर कोई लड़का है जिसने कि ब्लैक कलर का सूट पहन रखा है और साथ ही में ब्रीफ केस भी है उसके हाथ में। फिर डाहम उन्हें अपने चारों ओर देखने के लिए बोलती है। जैसे ही वो चारों ओर देखते हैं तो फिर वहाँ पर कई सारे ऐसे लड़के बैठे होते हैं जिनने कि ब्लैक कलर का कोट पहन रखा होता है और ब्रीफ केस हाथ में होता है। हाँ, उन दोनों से पूछ रही होती है कि आप दोनों कौन हो। तभी वो अपनी आईडी निकालते हैं और वो बता रहे होते हैं कि हम नेक्रोटिक स्क्वाड से हैं। फिर ऑफिस में युनवो कांगसेक को सारी बातें बताता है तो फिर कांगसेक बोल रहा होता है कि ना ही तुम कॉलेज गए हो और ना ही तुम्हारे पास लॉ स्कूल की डिग्री है। तो मुझे काफ़ी स्मार्ट लगते हो क्योंकि तुम्हें कायरोस और डाइक में डिफरेंस पता है और फिर भी तुम ट्रैप में फंस गए। भले ही तुम्हारा कुछ भी रीज़न हो बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता है कि ये कितना सीरियस क्राइम है। तभी युनवो जितने भी ड्रग्स से रिलेटेड एक्ट, आर्टिकल और क्लॉज होते हैं वो सारे कांगसेक को बता देता है। वो सब बताने के बाद युनवो बोल रहा होता है कि ये बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है बट मैं ऐसे ही पैदा हुआ हूँ, जो मैं चीज़ें एक बार पढ़ लेता हूँ मैं कभी भी नहीं भूलता हूँ। कांगसेक बोल रहा होता है कि तुमने लॉ की पूरी बुक मेमोराइज कर रखी है, ऐसा क्यों करा तुमने। युनवो बोल रहा होता है कि मुझे एक बार लॉ का एग्ज़ाम देना पड़ा था, इस वजह से मैंने वो पूरी बुक याद कर ली थी। तभी ऑफिस में डाहम आती है और वो कांगसेक से बोल रही होती है कि बाहर दो ऑफिसर आए हैं। फिर कांगसुक बाहर जाता है और ऑफिसर से पूछ रहा होता है कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। ऑफिसर बोल रहे होते हैं कि आपके रूम में जो लड़का है हमें शक है कि वो एक ड्रग डीलर है। कांगसुक हंसने लग जाता है और वो बोल रहा होता है कि एक लड़का जो हमारी फर्म में लॉयर बनने के लिए आया है, आपको लग रहा है कि वो एक ड्रग डीलर है और साथ ही में उसके ब्रीफ केस में ड्रग भी है। ऑफिसर बोल रहे होते हैं ऐसा नहीं है बल्कि हम चेक करना चाहते हैं। तो फिर कांगसुक उन दोनों को ऑफिस के अंदर बुला लेता है। ऑफिस में पहुंचने के बाद कांगसुक युनवो से बोल रहा होता है कि चलो तैयार हो जाओ, तुम लॉयर बनने के लिए आए हो तो फिर तुम अपने आप को डिफेंड करो। तभी युनवो खड़ा होता है और वो ऑफिसर से बोल रहा होता है कि आप लोगों को रिपोर्ट रिसीव हुई है, साथ ही में आपको एक पर्सन सस्पिशियस लग रहा है वो भी बिना किसी एविडेंस के, और आप उसे अरेस्ट करना चाहते हो।
शायद आपकी वो रिपोर्ट झूठी भी तो हो सकती है, आप एक इनोसेंट पर्सन को अरेस्ट करने जा रहे हो। अगर मैं लॉ के हिसाब से कहूँ तो क्रिमिनल कोड आर्टिकल 15 के हिसाब से इसे कैलमनी कंसिडर किया जाएगा, जिसके तहत आपको 10 साल की जेल भी हो सकती है और साथ ही में आपको $15,000 का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। फिर ऑफिसर बोल रहा होता है, मुझे पता है कि आप लोग लॉयर हो, बट हम भी तो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हैं। वैसे भी हमारे पास राइट है, अगर कोई पर्सन हमें सस्पिशियस लगेगा तो फिर हम उससे पूछताछ कर सकते हैं। कांगसेक बोल रहा होता है कि आप लोगों ने ये बात बिल्कुल ठीक कही। फिर वो युनवो की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि अब तुम क्या कहना चाहते हो। फिर युनवो कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है, तभी उसे लॉ ऑफ एनफोर्समेंट के बारे में याद आता है। फिर एक एक करके वो सारे आर्टिकल और ह्यूमन राइट के अमेंडमेंट उन्हें बताता है। ये सुनकर कांगसेक काफ़ी खुश हो जाता है। फिर वो ऑफिसर से बोल रहा होता है कि आप कुछ और भी पूछना चाहते हो। ऑफिसर मना करते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि हम सिर्फ उसका ब्रीफकेस चेक करना चाहते हैं। कांगसेक उन्हें परमिशन दे देता है। फिर इसके बाद युनवो अपना ब्रीफकेस ओपन करता है तो फिर ऑफिसर देखते हैं कि ब्रीफकेस के अंदर सिर्फ लॉ की बुक्स होती हैं। कांगसेक काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि जिस टाइम पर वो बाहर ऑफिसर से बात कर रहा होता है उस टाइम पर युनवो ने अपने ब्रीफकेस में से सारे ड्रग्स निकाल दिए होते हैं और सोफे के नीचे छुपा दिए होते हैं। इसके बाद कांगसेक बोल रहा होता है कि अगर तुम लॉयर बनना चाहते हो तो फिर तुम किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो और साथ ही में बार पास करो। युनवो बोल रहा होता है कि मैं पहले ही बार का एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ। तो फिर कांगसेक बोल रहा होता है, तुमने मुझे बताया कि तुम अभी ग्रेजुएट नहीं हो यूनिवर्सिटी से। युनवो हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है कि मैंने एग्ज़ाम पास अपने दोस्त के नाम पर किया था। आज से कुछ साल पहले युनवो एग्ज़ाम देने के लिए गया होता है, बट वो अपने फ्रेंड के नाम पर गया होता है क्योंकि उसने उसकी फ़ीस पे करी होती है। युनवो बोल रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स की एक्सीडेंट के दौरान डेथ हो गई थी और मुझे उस टाइम पर कंपोजर और होप की जरूरत थी, बट वो दोनों ही नहीं थी मेरे पास। कांगसेक बोल रहा होता है कि अभी तुमने अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंस किया, बट जो कांगम फर्म है वो सिर्फ एलिट्स को हायर करती है। फिर वो बाहर जाता है और वो सारे एसोसिएट को देख रहा होता है। बाहर देखने के बाद कांगसेक युनवो से पूछ रहा होता है कि तुम्हारे एग्जाम में स्कोर कैसा था। युनवो बोल रहा होता है कि मैंने जानबूझकर एक क्वेश्चन गलत कर दिया था, अगर मेरे परफेक्ट मार्क्स आ जाते तो फिर सब कुछ शक हो जाता। कांगसेक पूछ रहा होता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पेरेंट्स के डेथ के बाद से तुम्हारा टाइम स्टॉप हो गया और तुम्हारी किस्मत को कौन डिसाइड कर रहा है? ये हालत तुम्हारी मनी या फिर कोइंसिडेंस की वजह से हुई है? तो फिर युनवो मना करता है और बोल रहा होता है कि ये हालत मेरी रॉन्ग चॉइस की वजह से हुई है। कांगसेक पूछ रहा होता है कि अगर मैं तुम्हें चांस दूं तो फिर क्या तुम अपनी मिस्टेक के लिए मेकअप कर पाओगे? युनवो हाँ कहता है और वो बोल रहा होता है कि अगर मुझे सही से चांस मिलेगा तो फिर मैं अपने आप को रिडीम करना चाहूँगा। कांगसेक पूछ रहा होता है कि तुम्हारी मेमोरी के अलावा तुम्हारी क्या खासियत है और तुमने क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं? वो बोल रहा होता है कि मैं डेस्परेट हूँ क्योंकि मैंने बाकी लोगों से ज़्यादा मिस्टेक के जितने भी हार्श कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उन्हें एक्सपीरियंस किया है। कांगसेक खुश जाता है और बोल रहा होता है कि तुम पास हो गए हो, तुम बुक को मेमोराइज करने में अच्छे हो और मैं लोगों को। इसके बाद उसे जोकर का कार्ड देता है तो फिर उन्होंने बोल रहा होता है, क्या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए जोकर बनूं? कांगसेक मना करता है और बोल रहा होता है कि मुझे जोकर कार्ड की जरूरत नहीं है, इस वजह से मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पर ये कार्ड कुछ भी नहीं है, बट आगे जाकर क्या पता ये कुछ भी बन सकता है। सबसे पहले बाहर जाकर ब्रीफकेस को फेंको, तब तुम्हारी नई शुरुआत होगी लाइफ की। फिर युनवो बाहर चला जाता है और ब्रीफकेस को फेंक देता है। उसके बाद वो जोकर का कार्ड देख रहा होता है। रात को कांगसेक अपने ऑफिस में होता है और उसके हाथ में एक जोकर का कार्ड होता है जो कि बहुत साल पुराना होता है। उस कार्ड को देखते हुए वो युनवो के बारे में सोच रहा होता है। युनवो भी घर पे पहुंच गया होता है और वो वहाँ पर लॉ की कुछ और बुक्स पढ़ रहा होता है और साथ ही में वो कांग एंड हार्म फर्म की सारी डिटेल्स के बारे में पता लगा रहा होता है। अगले दिन युनवो तैयार होता है, अपनी बाइसाइकिल लेकर निकल जाता है, बट आधे रास्ते में बारिश स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो एक सबवे के पास में खड़ा होता है और वहीं उसके साथ में एक लड़की भी होती है। काफ़ी देर तक खड़ा रहने के बाद बारिश नहीं रुकती है तो फिर युनवो अपनी बाइसाइकिल लेकर वहाँ से जा रहा होता है, बट उसकी बाइसाइकिल की वजह से उस लड़की पर कीचड़ उछल जाता है। वो लड़की युनवो को रोकने की कोशिश कर रही होती है, बट वो नहीं रुकता क्योंकि उसने अपने कान में ईयरफोन लगा रखे होते हैं। कुछ ही देर बाद वो कांगसेक के ऑफिस में पहुंच जाता है, बट कांगसेक अभी तक नहीं पहुंचा होता है, इस वजह से वो उसका ऑफिस देख रहा होता है। फिर वहाँ पर कांगसेक आता है और युनवो से बोल रहा होता है कि तुम पीछे मुड़ो और वापस चले जाओ। युनवो पूछ रहा होता है कि मैं कहाँ पर जाऊँ? फिर कांगसेक बोलता है कि तुम घर चले जाओ क्योंकि मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है।